हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये एक स्पेशल और मोस्ट डिमांडेड वीडियो, या फिर यूं कहें बच्चों कि लगभग 1 घंटे का महा एपिसोड। जी हाँ, 1 घंटे की स्पेशल वीडियो क्लास 10th का आपका हिंदी का जो सब्जेक्ट है बच्चों, हिंदी ए, जिसे आप हिंदी आ भी कहते हैं, इसी के बोर्ड के एग्जाम के लिए। जी हाँ बच्चों, आपका हिंदी का 2 मार्च 2026 को सीबीएसई का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना बच्चों, उसके लिए ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि आज के इस 1 घंटे के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पीवाईक्यू को। जी हाँ बच्चों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ में। अब सिंपल सी बात है भाई, पीवाईक्यू है तो डेफिनेटली ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम 2 मार्च 2026 के पेपर के लिए। ठीक है, एक ही चीज कहूंगा बस आपसे कि सेशन को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। अच्छे से अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, अच्छे से अपनी अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। और हाँ, एक चीज देखो, ये तो आपको मैं अभी पीवाईक्यू करवा रहा हूं, ठीक है ना। आप सभी को विद इन 24 आवर, यानी कि सिंपल सा ये मान लो कि 2 मार्च के एग्जाम से पहले पहले हम अपनी तरफ से आपको कम से कम 4 से 5 सैंपल पेपर बनाएंगे और अच्छे से आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आई नो टाइम कम है, लेकिन इस कम टाइम में भी हम आपको बहुत अच्छे अच्छे सैंपल पेपर करवा देंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, बस एक चीज याद रखिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबाना, ताकि जब भी आपके लिए हम लाइव आए, और मैं ट्राई करूंगा बच्चों कि हम लाइव आके सॉल्व करेंगे सारे पेपर, ठीक है ना, बहुत जल्दी वो भी। ओके, तो चलो फिलहाल इस वाली वीडियो पे, इस पेपर पे ध्यान देते हैं। देखो, आपका जो पेपर होगा हिंदी का कुछ इस तरीके का रहेगा। वैसे तो मेरे पास अभी ये सेट ए है, ठीक है ना, लेकिन इस साल जो पेपर होगा उसके लिए सेट 1 2 3 4 जो भी रहेगा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ऐसे करके देख सकते हो। पेपर की पैटर्न की बात करें तो पैटर्न क्या था बच्चों, जैसा लास्ट ईयर का ना, वैसे ही आपका इस ईयर का भी है। कैसे? पेपर में 15 प्रश्न और 4 खंड है। खंड का के अंदर आपके 2 क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें छोटे छोटे 10 क्वेश्चन है। ठीक है, गद्यांश और पद्यांश का अपठित। खंड खा के अंदर 4 प्रश्न है, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे, यानी कि टोटल जो है ना आपका व्याकरण का जितना टॉपिक है सब इन्हीं में रहेगा। खंड गा जिसमें आपके 5 प्रश्न होंगे, आपकी दोनों बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू सब इसी में होंगे। और सबसे आखिर में खंड नंबर घा 4 प्रश्न होंगे इसके अंदर, मतलब जितना भी आपका रचना वाला पार्ट है, लिखने वाला, वो सब इसमें होगा। ठीक है ना, तो आपको मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, आपके जितने भी ये 20 क्वेश्चन है इनको भी बताऊंगा, आपकी एमसीक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बताऊंगा, और रचना कैसे करनी है सब बताऊंगा बच्चों, एक एक करके सारी चीजें। ठीक है, तो आप ये मान लो कि ये 1 घंटे का सेशन ना आपके लिए फुल रिवीजन होने वाला है एग्जाम के लिए। बस एक ही चीज कहूंगा बच्चों कि आपको जो मैं 5 से 4-5 सैंपल करवाऊंगा अभी थोड़ी देर में ही, तो आप सारे बच्चे उन वीडियोस को जरूर देखना। सभी वीडियोस के लिंक आपको मैं आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा एक प्लेलिस्ट के अंदर, तो आप वहां से जाके जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से चेक कर लेना। ओके, तो रेडी हो बच्चों आज का ये 1 घंटा आप मेरे साथ पढ़ने के लिए और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, 2 मार्च के बोर्ड के एग्जाम के लिए रेडी हो बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 1 घंटे के सेशन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो हम समझेंगे वो रहेगा हमारा पीवाईक्यू 2024 और 25 का। ठीक है, तो बच्चों 2024 और 25 का आपका जो पीवाईक्यू है यहाँ पे देख सकते हैं, ये खंड का जो है आपका यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, जिसमें आपको कहा गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों हमारे पास में इतना ज्यादा टाइम है नहीं कि हम इसको पढ़ें, ठीक है, फिर इसको जो है यहाँ पे सॉल्व करें, है ना, काफ़ी टाइम लग जाएगा इसमें। तो अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स के देखने हैं तो आप इसको देख लो। एक बार कमेंट लाइव में बताओ, क्या आप इसको सॉल्व करना चाहते हो? क्या आप इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो? अगर हाँ तो यस लिखो एक बार, अगर करना चाहते हो तो यस लिखो, और नहीं तो नो लिखो। देखते हैं कितने बच्चे चाहते हैं कि हम इसको लाइव में यहाँ पे सॉल्व करें। ओके, यस, ठीक है। हाँ जी सर, इसको सॉल्व कीजिए। हाँ जी सर, जी सर, टाइम कम है लेकिन थोड़ा जल्दी से। ओके चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं कम टाइम के अंदर। पीवाईक्यू है तो सॉल्व करना तो बनता है वैसे, है ना। देखो, तो ये देखो 7 नंबर का क्वेश्चन होगा आपका पहला वाला, और कैसे पूछा गया है यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं पहले तो। ठीक है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। देखो क्या कहा गया है। मलय भाषा में ओरांग ओटान का मतलब है जंगल में रहने वाला आदमी। ये ऐसा आदमी है जो जंगलों में रहता है, जो काफी कुछ आदमियों से मिलता जुलता है। हम इंसानों जैसा, लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जो हमें
जो उसे हम इंसानों से अलग करता है। ओरांग उटान इंडोनेशिया और मलेशिया के वर्षा में वनों में रहते हैं, वर्षा के वनों में रहते हैं। आज उनका पर्यावास इन देशों के बोर्नियो और सुमात्रा द्वीपों तक सिमट कर रह गया है। लेकिन माना जाता है कि प्लेस्टोसीन युग में ओरांग उटान दक्षिणी पूर्व एशिया और दक्षिण चीन के बड़े हिस्से में पाए जाते थे। पर्यावास के छिनने और पर्यावास यानी कि उनका घर छिनने की वजह से तमाम किस्म की इंसानी गतिविधियों के चलते आज उनकी बची खुची आबादी सिर्फ बोर्नियो और सुमात्रा में ही सिमट गई है और यहां भी उनके अस्तित्व पर संकट छाया हुआ है। आए दिन ही उन पर होने वाले अलग अलग जुल्मों और अत्याचारों की खबरें आती हैं। ओरांग उटान बुद्धिमानी प्राणी होते हैं। उनकी जीवन शैली बहुत खास है। वे बहुत कुछ इंसानों जैसे होते हैं। इंसानों के सबसे करीबी रिश्तेदारों में से ये शामिल हैं। ठीक है, कुछ सीमित अर्थों में वे औजारों का प्रयोग करना भी जानते हैं। बोर्नियो और सुमात्रा के वर्षा वनों की ऊपरी मंजिल पर ओरांग उटान रहते हैं। उनका पूरा शरीर पेड़ों पर रहने और उनकी डाली पर झूलते हुए आगे बढ़ने के लिए बना होता है। ओरांग उटान पेड़ों पर रहने वाले सबसे बड़े स्तनधारी जीव है। उनका 90% तक समय पेड़ों पर ही बीतता है बेसिकली। पेड़ उन्हें भोजन सुरक्षा देते हैं। नीचे जमीन पर खतरा होता है, शिकारी घूमते हैं, इसीलिए बहुत ही कम मौके होते हैं जब भी पेड़ों से नीचे उतरते हैं। तो 90 से ज़्यादा % उनका टाइम पेड़ों पे गुजरता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभिकथन में कहा गया है कि ओरांग उटान की जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। रीजन, ओरांग उटान के प्राकृतिक निवास में मनुष्य का बढ़ता हस्तक्षेप उनके अस्तित्व को समाप्त कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि यहां पे ऑप्शन जो सी होगा, दोनों बातें सही हैं और रीजन अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ओरांग उटान के संबंध में सही कथन का चयन करो। तो ओरांग उटान के संबंध में हमें सही कथन को यहां पे देखना है। तो देखो यहां पे क्या क्या सही होगा। ओरांग उटान और मनुष्य में साम्यता और भेद दोनों है, यानी कि समानता भी और भेदभाव दोनों में भी है। ओरांग उटान मनुष्य में केवल साम्यता गलत है, क्योंकि साम्यता और भेद दोनों है। ओरांग उटान औजारों का प्रयोग बिल्कुल नहीं कर सकते थे, गलत। ओरांग उटान वर्षा वनों की ऊपरी मंजिल में रहते हैं, ठीक है। तो पहला और चौथा सही हो जाएगा, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन ठीक होगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें मिलान करना है, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का मिलान। तो क्या मिलान में दे रखा है बच्चों, आओ ध्यान से समझते हैं। देखो सबसे पहला है, ओरांग उटान का 90% समय, 90% समय कहाँ बीतता है बच्चों? ये बीतता है पेड़ों पे। ओरांग उटान का अर्थ है जंगल में वास करने वाला। कैसा वास करने वाला? कैसा? मलय भाषा में। ओरांग उटान बोर्नियो सुमात्रा द्वीपों तक सीमित थे। किस युग में? प्लेस्टोसीन युग में, यानी कि डी वाला ऑप्शन फिर से हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट हुआ। चलो अगला देखो, यहाँ पे है हमारा घ वाला क्वेश्चन। वर्तमान समय में ओरांग उटान किस प्रकार के वनों और देशों में पाए जाते हैं? तो वर्तमान समय में ये बेसिकली 2 नंबर का आपका क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये एमसीक्यू नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो वर्तमान समय में ओरांग उटान किस प्रकार के वनों देशों में पाए जाते हैं? तो वन वर्षा वनों में और देश है इंडोनेशिया और मलेशिया में। पेड़ ओरांग उटान के लिए सुरक्षित स्थान कैसे हैं? क्योंकि ये उन्हें भोजन सुरक्षा प्रदान करते हैं, जमीन के शिकारियों से उन्हें बचा करके रखते हैं। तो ये चीजें इसके अंदर हैं। ठीक है, ऐसे करके लिखोगे। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, ये काव्यांश वाला है, जिसमें हिमालय के ऊपर यहाँ पे ये काव्यांश दिया गया है। इसे चाहो तो आप पढ़ लेना। ठीक है, हम सीधा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है उनकी तरफ। इन क्वेश्चन के आंसर वगैरह आप देखना चाहो तो देख सकते हैं, जिस ब्रैकेट में सही लिखा है वो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये हो गया सी और ये हो गया डी और ये ई। अब जो हमारे लिए सबसे ज्यादा और जरूरी है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे खंड खा कहता है व्यावहारिक व्याकरण। ठीक है, ये हमारा व्यावहारिक व्याकरण शुरू हो रहा है। तो सारे बच्चे जल्दी बोलो, रेडी हो आप लोग व्यावहारिक व्याकरण को समझने के लिए? अगर यस तो बोलेंगे यस सर जी हम तैयार हैं। ओके, जल्दी से बताओ। और जिस बच्चे ने भी अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। ओके, हाँ जी सर हम तैयार हैं। वेरी गुड वेरी गुड जी सर, वी आर रेडी। बहुत बढ़िया।
हाँ जी सर, समझ गए, यहाँ तक आ गया समझ में, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो तो शुरू करते हैं। तो देखो, अब हम यहाँ पे अपना स्टार्ट कर रहे हैं खंड नंबर यानी कि व्यावहारिक व्याकरण। खंड खास समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, सारी चीजें एक एक करके तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, तो ध्यान से देखना। निर्देश अनुसार रचना के आधार पर वाक्य भेद, इनमें 5 में से 4 के उत्तर दो। जैसे ही अमृतद्युम्न ने शहनाई बजाई वैसे ही सबका दुलारा हो गया। सरल वाक्य में इसको बदलिए। तो कथन हमारा क्या है बच्चों, कि जैसे ही अमृतद्युम्न ने शहनाई बजाई वैसे ही वह सबका दुलारा हो गया, यानी कि सबको पसंद आ गया। उत्तर किस में बनाना है, हमें सरल वाक्य में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे सरल वाक्य में, कि अमरुद्दीन शहनाई बजाते ही सबका दुलारा हो गया। इसका मतलब सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, इसमें कोई आश्रित उपवाक्य नहीं होता है। तो इसमें देखो जो हमारा कथन दे रखा है ना, तो इसमें आश्रित उपवाक्य भी है, इसी वजह से आश्रित उपवाक्य हट जाएगा, हमारा सरल वाक्य इस तरीके से बनेगा जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। उद्देश्य अमृतद्युम्न शहनाई बजाते ही, ठीक है, विधेय सबका दुलारा हो गया, है ना, इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। तो ये मिश्र वाक्य है कि मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए तभी एक जीप एक जगह रुकी। अब उत्तर कैसे लिखेंगे, तो मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए और जीप एक जगह रुक गई। तो संयुक्त में क्या होगा, की जगह, जो कि मिश्र में है, की जगह और हो जाएगा, है ना, की जगह क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। क्योंकि संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक जो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं ये होते हैं, जो कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक जुड़े होते हैं। जैसे कि मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए, तो संयुक्त में जब हम बदलेंगे इसे, तो की नहीं बल्कि और लगा देंगे, इसमें दो वाक्य पूरे पूरे जुड़ जाएंगे, हमारे दो उपवाक्य जुड़ जाएंगे पूरे पूरे, ध्यान रखिएगा। तो जीप एक जगह रुक गई, है ना, ऐसा करके। अब देखो आगे, पान वाले ने कहा कि कैप्टन मर गया। पान वाले ने कहा कि कैप्टन मर गया, तो आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद लिखो। अब यहां पे हमें आश्रित उपवाक्य निकालना होगा, क्या होगा, तो देखो पान वाले ने कहा कि कैप्टन मर गया, तो पान वाले का कहना ये बेसिकली क्या है, हमारा उपवाक्य है, ठीक है। मतलब पान वाले ने कहा ये आश्रित है बेसिकली किस पे, पान कैप्टन मर गया इस पे, तो कैप्टन मर गया ये संज्ञा आधारित उपवाक्य होगा। कैप्टन बेसिकली क्या है, एक व्यक्ति यानी कि संज्ञा हमारा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, है ना। अब जैसे कि ये वाला है, वह पिज्जा खाते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, तो ये अभी हमारा सरल वाक्य है। अब हमें इसे मिश्र में बनाना है, तो कैसे बताएंगे मिश्र वाक्य में, उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर गया। तो मिश्र वाक्य में हमेशा ध्यान रखिएगा, एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक तो प्रधान होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। चलो अब आता है यहां पे हमारा पांचवा, सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, है ना। तो एक बार मुझे कमेंट में बताओ, सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, तो ये हमारा कौन सा वाक्य है, ठीक है। हमें इसे चेंज करना है किसमें, बेसिकली रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। अरे सर आंसर सामने लिखा है, सरल वाक्य है ये हमारा आंसर हमारे सामने लिखा हुआ था, सरल वाक्य है हमारा, है ना। चलो तो एक बार मुझे सारे बच्चे बताओ, क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया है, अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो गई है, जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं, अगर हाँ तो बोलो जल्दी से यस सर जी, ठीक है। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया तो सारे बच्चे बताओ फटाफट से, यस सर हम समझ गए हैं, फिर आगे बढ़े। ओके फटाफट से सारे बच्चे बताएंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छे, हाँ जी सर समझ चुके हैं, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो प्रश्न नंबर 4, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 हमसे क्या कहता है, निर्देश अनुसार वाच्य पर आधारित 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर दीजिए। अब क्या करना है, वाच्य, ठीक है, जैसे कि कुलसुम द्वारा, या फिर कुसुम कह लो, है ना, तो कुलसुम के द्वारा कल कलाते घी में कचौड़ी डाली गई। अब देखो जब ये द्वारा है तो यानी कि कर्मवाच्य, है ना,
तो इसे चेंज करना है कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य में कैसे चेंज करेंगे? कुलसुम ने कल कलाते घी में कचौड़ी डाली। ठीक है, क्या किया कुलसुम ने? कल कलाते घी में कचौड़ी डाली। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान होता है, क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग वचन कार्य के अनुसार होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है बच्चों? कुलसुम ने कल कलाते घी में कचौड़ी डाली। ठीक है, अगला देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि नवाब साहब ने खीरा धोकर तौलिए पर रखा। नवाब साहब ने खीरा धोकर तौलिए पर रखा, इसे कर्मवाच्य में चेंज करो। तो कर्म में चेंज करेंगे, ध्यान रखना द्वारा आ जाएगा, हमेशा द्वारा आ जाएगा। तो नवाब साहब द्वारा खीरा धोकर तौलिए पर रखा गया, है ना, द्वारा आ गया और रखा गया। जब भी हम किसी भी वाक्य को कर्म वाक्य में चेंज करेंगे तो इसमें कर्म प्रधान होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर लेना। फिर आता है बच्चों हमारा अगला वाला, मैं गा नहीं पाती। मैं गा नहीं पाती से भाववाच्य में बदलिए। मैं या फिर कह लीजिए कि माँ से माँ गा नहीं पाती, आप गा नहीं पाते, ऐसे करके। तो यहाँ पे मैं गा नहीं पाती भाव में कैसे कहेंगे? मुझसे गाया नहीं जाता है। ठीक है, क्या होगा कि मुझसे गाया नहीं जाता, आपसे गाया नहीं जाता, आपसे सोया नहीं जाता, आपसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पेपर की तैयारी नहीं होती, ऐसे करके, है ना। तो आप इसे भाव में ऐसे बदल सकते हो जिसमें भाव आपको बेसिकली नजर आ जाए ना, वो होगा आपका यहाँ पे। अगला देखो, कोयला से दागा चुना जाता है, कोयला से दाना चुना जाता है। एक सेकेंड, कोयला नहीं है सर, कोयल है। कोयल से दाना चुगा जाता है। तो वाच्य पहचान कर लिखिए। तो सिंपल सी बात है, कोयल से आ गया ना, जब से लग जाएगा तो ध्यान रखिएगा कर्मवाच्य होगा, द्वारा होगा तो कर्तृवाच्य हो गया, है ना। अगला, भाव की प्रधानता वाले वाक्य में कौन सा वाच्य होता है जिसमें बेसिकली भाव की प्रधानता हो? अरे सर आंसर तो यहीं पे लिखा है, भाव मतलब भाववाच्य हो जाएगा, जिसमें भाव की प्रधानता ज्यादा होगी वो क्या हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा आपका, सिंपल, है ना। जी सर, भाववाच्य हो जाएगा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा बच्चों? भाववाच्य हो जाएगा आपका। चलो बहुत बढ़िया जी सर, आ गया समझ में यहाँ तक, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। चलो जी, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार मुझे बता दो बच्चों, आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है यहाँ तक? अगर आ गया है तो सारे बच्चे जल्दी से लिख के बताओ मुझे यस सर। आप चैट सेक्शन में लिख दो हाँ जी सर हम समझ गए हैं। ठीक है, चैट सेक्शन में लिख दो फटाफट से। और जिस भी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सारे बच्चे इस वीडियो को जरूर से लाइक करो। अभी हम आपके लिए और भी ऐसे ही और सेशन अटेंड करेंगे, आपके और भी जो सब्जेक्ट्स के अभी पेपर होंगे प्री बोर्ड के, उन सभी के लिए। ठीक है, यस सर ये समझ में भी आ गया है और लाइक भी कर दिया है। ओके ओके ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब ये पांचवा जो क्वेश्चन है ये थोड़ा नहीं काफी ज्यादा डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा। पांचवा प्रश्न है पद परिचय का, 5 में से 4 प्रश्न के उत्तर। अब ध्यान से देखना कि मैं कैसे आपको समझा रहा हूं और आप देखना कैसे समझोगे। पहला, पापा मीठी जलेबियां बना रहे हैं। तो इसमें जो मीठी शब्द है अंडरलाइन है, इसका हमें पद परिचय देना है। अब ध्यान से देखो, मीठा होना क्या है इस सेंटेंस में? मीठा होना बेसिकली एक गुण है। क्या है? गुणवाचक विशेषण है, किसका? जलेबियों का। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे मीठी यानी कि ये स्त्रीलिंग है, अब जलेबियां बोला गया है यानी कि एक नहीं बल्कि बहुत सारे यानी कि बहुवचन होगा। तो क्या बोलेंगे? मीठी जो है ये गुणवाचक विशेषण है, जलेबियां विशेष्य का विशेषण है, जलेबियों का विशेष है ये मीठा होना, स्त्रीलिंग है और ये बहुवचन है। तो मीठा होना जलेबी का गुण है इसलिए गुणवाचक विशेषण। मीठी शब्द में स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, जलेबियां विशेष्य बहुवचन शब्द को यहां पे दर्शाता है। ठीक है, तो पूरा का पूरा आप समझ गए ना बच्चों, मीठी इस तरीके से ये हो जाएगा। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जैसे जो वो चैप्टर है ना आपका मन्नू भंडारी वाला, उसमें शीला अग्रवाल जी हैं, है ना। तो शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। तो शीला अग्रवाल बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अब ध्यान से देखना। शीला अग्रवाल सबसे पहले आप इसको ना छोटे छोटे पार्ट्स में आप इस सेंटेंस को तोड़ो। जैसे कि शीला अग्रवाल क्या है? ये एक व्यक्ति है यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब शीला अग्रवाल यानी कि ये एक स्त्रीलिंग है और यहाँ पे केवल उनकी बात हो रही है यानी कि एक वचन है, और नोटिस थमा दिया गया यानी कि क्रिया हो चुकी, कर्म कारक। तो शीला अग्रवाल क्या हो जाएंगी बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन और कर्म कारक। तो रेखांकित पद क्या है? एक व्यक्ति विशेष का नाम है,
इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। विवेचित व्यक्ति स्त्री है, इसको हम कर्म कारक का बोध हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, को से ये जो को वर्ड है ना हमारा, को वाला, इससे पता चल रहा है कि कर्म कारक है हमारा। क्या है, कर्म कारक। चलो जी तीसरा वाला देखो, हम कटाव के करीब आ रहे थे। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखना, करीब शब्द जो है ये बेसिकली क्या है, ये एक अव्यय का बोध कराता है। किसका, अव्यय का। करीब आ रहे थे यानी कि किसी स्थान क्रिया विशेषण को दर्शाता है। आ रहे थे क्रिया विशेष्य इस तरह से। फिर है तुम कबीर के पद अवश्य पढ़ना। तो तुम जो शब्द है बच्चों ये क्या है, तो ध्यान से देखना, तुम जो है ना ये बेसिकली एक तरीके का सर्वनाम है। ठीक है, तुम क्या है, सर्वनाम है, और तुम हमेशा पुल्लिंग में रहता है। तुम कबीर के पद अवश्य पढ़ना, तो तुम बेसिकली जो सर्वनाम है वो क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तुम एक व्यक्ति की बात हो रही है तो एक वचन और कर्ता कारक होगा। ठीक है, सबसे आखिर में आता है सड़कों पर गाड़ियां दिन रात चलती हैं। ठीक है, तो यहां पे जो हमारा शब्द है बच्चों, चलती हैं। ठीक है, चलती हैं, ये क्या होगा, तो चलना बेसिकली क्या है, ये क्रिया है। अब चलती हैं यानी कि कार्य करना, यानी कि क्रिया हो रही है तो सकर्मक क्रिया। अब ती है यानी स्त्रीलिंग होगा। अब दिन रात चलती हैं सड़कों पे गाड़ियां, तो गाड़ियां यानी कि बहुवचन, और अभी वर्तमान में चल रही हैं तो वर्तमान काल हो गया। रेखांकित क्रिया सकर्मक क्रिया है। गाड़ियां शब्द स्त्रीलिंग और बहुवचन का द्योतक है। बहुवचन और वर्तमान काल को यह दर्शाती है, इस वजह से आंसर ऐसे होगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को बच्चों यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप सारे बच्चे मुझे फटाफट से बताओ आपको समझ में आ गया कि नहीं। कहाँ चला गया, हाँ ये रहा देखो। ओके ठीक है, हाँ जी सर यहाँ तक तो समझ में आ गया है। चलो वेरी गुड। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे अलंकार वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो सारे बच्चे बताओ आप लोग अलंकार के लिए रेडी हो, अलंकार समझने के लिए आप लोग एकदम तैयार हो जाओ अब जल्दी से। फिर हम लोग अलंकार को यहाँ पे डिस्कशन करते हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके वेरी गुड। हाँ जी सर अब हम तैयार हैं, तो चलो फिर आ जाओ आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अलंकार पर आधारित 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देना। जैसे कि आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो यहाँ पे जो हमारा रेखांकित लाइन है, धूल भागी घाघरा उठाए, इसका अलंकार बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे धूल को बोला गया एक स्त्री की तरह कि भागी घाघरा उठाए। तो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे धूल पर मानवीय भाव या मानवीय क्रिया इसका आरोप किया गया है कि धूल जो है वो मानव की तरह एक स्त्री की तरह घाघरा उठा के भागी। अतः यहाँ पे क्या होगा, मानवीकरणीय अलंकार यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन सा, मानवीकरण अलंकार आएगा। ठीक है, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो यहां पर आप ध्यान से देखो क्या कहा गया है, गुड़ चाटी ज्यों पागी। तो ज्यों शब्द के द्वारा उपमेय यानी कि गोपियों में उपमान यानी कि चींटियों की संभावना कल्पना प्रकट की गई है। अतः तो जहां पर भी उपमेय में उपमान की जो संभावना है वो बताई जाए तो वहां पे हमेशा उत्प्रेक्ष अलंकार होगा। और ये जहां जहां ज्यों शब्द आ जाए समझ लो वहां पे आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। जहां पे भी ज्यों शब्द आ जाए समझ लेना बच्चों वो आपका उत्प्रेक्ष अलंकार है। ठीक है, अब देखो यहां पे तीसरा, लहरें व्योम चूमती उठती, है ना, लहरें जो हैं वो व्योम की तरह चूमती उठती। तो ध्यान से देखो, लहरें आकाश तक नहीं पहुंच सकती। ठीक है, कहा गया ना कि लहरें व्योम चूमती उठती, यानी कि लहरें जो हैं वो इतनी ऊंची उड़ती हैं कि आसमान को छू जाती हैं। तो लहरें आकाश तक नहीं पहुंच सकती। यहां लहरों की ऊंचाई का बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, और जहां बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अब जैसे ये वाला है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को लगेगा कि रा है तो और ये पा है तो अनुप्रास हो सकता है, बट नहीं। इस उदाहरण में राम और रतन को एक ही माना गया है, तो उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई गई। अतः यहाँ पे रूपक
कौन सा? रूपक अलंकार है हमारा। कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार। अब मुझे ये बताओ, सहसा बाहु सम सो रिप मोरा। अब इसका तो बहुत आसान आंसर है ना? सहसा बाहु सम सो रिप मोरा, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने इसीलिए आंसर अभी छुपा रखा है। बताओ मुझे इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। लाइव चैट में आंसर दो बच्चों। और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया अभी तक, सारे बच्चे लाइक कर दो। जिसने भी नहीं किया जल्दी से। क्या आंसर होगा बच्चों इसका? कौन सा अलंकार है यहाँ पे? सहसा बाहु समको सो रिप मोरा। ओके, ठीक है, कुछ बच्चे आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, चलो वेरी गुड। आंसर जो रहेगा, जैसा कि भी आपको मैं बता रहा था, यहां पे होगा उपमा अलंकार। कैसे? सम वाचक शब्द के द्वारा उपमेय यानी कि शत्रु और उपमान यानी कि सहसा बाहु की तुलना शत्रुता के भाव में गंभीरता को दर्शाने के लिए की जा रही है। अतः यहाँ पे उपमा अलंकार निहित है। ठीक है, कहा गया ना कि सहसा बाहु समसो रिपु मेरा, समसो रिपु मोरा, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सेक्शन पूरा हुआ। अब हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों अपने अगले खंड को, जो कि रहेगा खंड नंबर गा। ठीक है, खंड गा है पाठ्य पुस्तक एवं पूरक पाठ्य पुस्तक के बारे में। तो आओ बच्चों, अब हम लोग अपने प्रश्न नंबर 7 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो भी अपने कविता वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा, आंसर मुझे कीजिएगा आप। तो देखो, यहाँ पे कहा गया है कि गद्यांश को पढ़ के आपको 5 MCQ के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश क्या, चलो पढ़ते हैं। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े होते थे और जमकर बहसें होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय शगल था। चाय पानी या नाश्ता देने जाती तो पिताजी मुझसे ही वहीं बैठने को कहते। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं, सुनूं और जानूं कि देश में चारों ओर क्या हो रहा है। देश में हो तो कितना कुछ रहा था। सन 42 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खौल रहा था, लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियां, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो मुझे दूर दूर तक कुछ समझ ही नहीं थी। हाँ, क्रांतिकारियों, देशभक्त, शहीदों की रोमानी आकर्षण और उनकी बुराइयों के बारे में जरूर मुझे आक्रांत रहता था। अब क्वेश्चन क्या है, सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, लेखक के घर की विशेषता थी, कथन की उचित विकल्प के साथ में चयन करो। तो लेखक के घर की विशेषता क्या थी बच्चों? क्या घर पर राजनीतिक दलों से जुड़े लोग बैठा करते थे? घर पर विभिन्न मुद्दों पर बहसें चलती रहती थी, बहस यानी कि डिबेट्स। पिताजी किसी भी बहस में भाग नहीं लेते थे। घर पर धार्मिक आयोजन हुआ करते थे। क्या आंसर है इसका हमारा? ठीक है, इनमें से 2 आंसर बनेंगे बच्चों हमारे, ध्यान से देखिएगा। कितने? 2 आंसर। कैसे? सबसे पहला, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा कि घर पर राजनीतिक दलों से जुड़े लोग बैठा करते थे और विभिन्न मुद्दों पर बहस होती थी। ठीक है ना, यहाँ पे पहला और दूसरा दोनों वाक्य ठीक होंगे। ओके, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है, पिताजी खुले विचारों वाले एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। सही बात। वे चाहते थे कि उनकी बेटी भी घर में होने वाली बैठकों में हिस्सा ले। तो ये तो अभी अभी हमने पढ़ ही लिया है, तो इसीलिए कथन ए और कारण आज दोनों सत्य हैं और यहाँ पे सही व्याख्या भी है ना? सत्य है बच्चों और व्याख्या भी है। फिर आता है तीसरा क्वेश्चन, सन 42 के आंदोलन का संबंध है। सन 42 का जो आंदोलन है बच्चों, 1942 का आंदोलन, वो क्या था? वो था देश के स्वतंत्रता आंदोलन का। ठीक है, किसका? 1942 के आंदोलन को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरा होता है। और आई होप आप सभी को अब यहां तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। हाँ जी सर, समझ गए, वेरी गुड। चलो जी, चौथा क्वेश्चन देखो, लेखिका का मन किनके प्रति आकर्षित होता था? तो लेखिका का जो मन है बच्चों, वो किसके प्रति आकर्षित होता था? क्रांतिकारियों के और देशभक्तों के प्रति। किसके किसके? क्रांतिकारी और देशभक्तों के प्रति। ठीक है, 5वां MCQ बच्चों, यहां पे बोला गया है, इस गद्यांश का मूल भाव क्या है बच्चों? तो इस गद्यांश में हम देखेंगे मूल भाव हमारे 2 हैं। कौन कौन से? लेखिका के विचारों को दर्शाया गया है इस मूल गद्यांश में, और लेखिका की जो किशोरावस्था है ये दर्शाई गई है इस गद्यांश में। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आप ऐसे देख सकते हो। अब यहीं पे आते हैं हमारे अगले क्वेश्चंस। ठीक है,
प्रश्न 8 है कि निर्धारित गद्य पाठों के आधार पे 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लिखो। ठीक है, कैसे लिखोगे? सबसे पहला क्वेश्चन है, नवाब साहब ने खीरे को सुसज्जित तरीके से धोने काटने के बाद क्या किया? उनके व्यवहार की प्रतिक्रिया लिखिए। तो बेसिकली उन्होंने खीरे को अच्छे से धोया, ठीक है, उसको लोटे से खिड़की से बाहर निकाल के पानी से धोया, ट्रेन की खिड़की से, और उसको बेसिकली अच्छे से सजाया इन द सेंस कि तौलिए से पोंछा, फिर उसको छीला, काटा, नमक बुरका, इस तरीके से। लेकिन सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। भाई ये क्या बात हुई कि उन्हें जैसे ही मिला खीरा, उन्होंने क्या किया, उसको बेसिकली सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया, है ना। तो अभी अभी आपके लिए मैंने एक लाइव सेशन अटेंड किया था बच्चों, उसमें जो हमारा लखनवी अंदाज वाला चैप्टर था, उसके अंदर मैंने आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बता रखी थी। ठीक है, अभी आपको मैं दिखा भी देता हूं। ओके, जैसे ये वाला है ना, उन्होंने ऐसा क्यों किया था? तो ये क्वेश्चन बच्चों इस तरीके से है ना, इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो इजीली। मैंने बता रखा है, जैसे नवाब साहब ने लेखक को हीरा का प्रस्ताव दिया, या फिर इसकी जगह आप ये वाला लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला लिख सकते हो भाई कि नवाब साहब ने 2 खीरे उठाए, खिड़की से बाहर निकाला, लोटे के पानी से अच्छे से धोया, फिर तौलिए से पोंछकर अच्छी तरीके से उसे तौलिए पर रखा। इसके बाद उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला, खीरे के दोनों सिरे को काटा और उसे रगड़ा ताकि जो कड़वाहट है वो निकल जाए झाग के द्वारा। फिर बहुत नफासत से गोल गोल फाके काटे, प्रत्येक फाक पर जीरा मिर्च नमक छिड़का, तौलिए पर सजा दिया, लेकिन उसे खाया नहीं। उसे क्या किया? उसे सिर्फ सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। क्या किया? उसको सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया उन्होंने। ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बाल गोविंद भगत की किन 2 विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है? तो बाल गोविंद भगत की ऐसी कौन सी 2 विशेषताएं हैं जिसने आपको प्रभावित किया है? तो मुझे तो प्रभावित करने वाली बहुत विशेषताएं भाई बाल गोविंद भगत की। कौन कौन सी? आओ आपको मैं बताता हूं। देखो अभी थोड़ी देर पहले ही देखो ये है, कहाँ गया? देखो इसमें कई चीजें आप लिख सकते हो। ठीक है, एक तो आप बता सकते हो कि उनका जो मधुर गायन है वो मुझे पसंद आया। ठीक है, दूसरी चीज आप ये बता सकते हो कि बाल गोविंद भगत जी जो थे वो अपनी दिनचर्या बेसिकली एक साधु की तरह व्यतीत करते थे, कबीर जी को अपना जो है इष्ट मानते थे, इस तरीके से आप ये कह सकते हो, है ना। उनकी बातों का पालन करते थे, सिद्धांतों का पालन करते थे। तो ऐसे क्वेश्चन आप लिख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य की योग्यताएं कब उसके आत्म विनाश के रास्ते का निर्माण करने लगती हैं? ठीक है, मनुष्य की योग्यताएं, देखो क्या क्या गया है, मनुष्य की योग्यताएं जब उसके आत्मविश्वास के रास्ते का निर्माण करने लगती हैं तब वह असंस्कृति कहलाती है। संस्कृति पाठ के आधार पर स्पष्ट करो। ये सही बात है बच्चों कि मानव योग्यता के द्वारा किए गए आविष्कार यदि मानव कल्याण के लिए हैं तो वो संस्कृति है। मानव योग्यता के द्वारा विनाश के साधनों की खोज या आविष्कार असंस्कृति का परिचायक है। यही सेम क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था बच्चों अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए, हमने जो लाइव सेशन अटेंड किया था, है ना। अभी आपको मैं दिखाता भी हूं। ये कहाँ गया हमारा? जस्ट वेट अ मिनट। यही क्वेश्चन है वो वाला। ठीक है, मानव संस्कृति का अभाज्य बिंदु है, किन 2 प्रसंगों से ये पता चलता है? तो ऐसे कर सकते हो ना, ये था आंसर। मानव की जो सभ्यता आज उसे आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार कराती है ना, यही उसकी संस्कृति है, यही उसकी असंस्कृति है। लेकिन अलग अलग इसके मापदंड है, अलग अलग इसके स्केल्स है। तो वो स्केल्स क्या है वो हमने आपको यहाँ पे बता रखे हैं इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक है, अगला देखो, बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल थे, विचार प्रकट करते हुए लिखिए। ये क्वेश्चन का आंसर तो बहुत आसान है। बिस्मिल्लाह खान जी धर्म से मुस्लिम थे, लेकिन धर्म के प्रति भी उनकी अपनी अपार श्रद्धा थी। हिंदू धर्म के प्रति मुहर्रम के दिन पैदल रोते हुए शहनाई और नोहा बजाते हुए वो जाया करते थे। 8वें दिन शहनाई बजाते समय बालाजी और विश्वनाथ के मंदिर की तरफ मुंह करके वो ज्यादातर बैठते थे, चाहे कहीं पर भी हों। ठीक है, कहीं पर भी बाहर हों वो हमेशा ऐसे ही बैठा करते थे। ठीक है, तो यहां पे हमारे ये क्वेश्चंस हो गए।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 9th। ठीक है, तो 9th में कहा गया है कि पद्यांश पढ़ना है आपको। तो हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समुझती बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के पर हित डोले ढाए। अब यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन बनता है कि उपयुक्त पद में क्रमशः कौन किसके बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हरि हैं राजनीति पढ़े, यानी कि गोपियां बता रही हैं किसके बारे में, भगवान श्री कृष्ण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, कृष्णा जी के बारे में गोपियां यहाँ पे बता रही हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। पंक्ति में किस स्थिति की ओर संकेत किया जा रहा है। ठीक है, तो पंक्ति में बच्चों दो स्थितियां हैं, कौन कौन सी। कृष्ण तो पहले से तो बुद्धिमानी थे ही यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अब कृष्ण को शस्त्रों में भी पारंगत हो चुके हैं वो। इति देखो, एक अति चतुर होते, यानी कि पहले चतुर तो थे ही पहले से ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी कि अब वो पारंगत हो गए हैं शास्त्रों में, यानी कि पहला और तीसरा। तो ऑप्शन जो है हमारा 4th का पहला तीसरा ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अभिकथन कारण है, गोपियों ने व्यंग्य करते हुए कृष्ण को अधिक बुद्धिमान कहा है। ठीक है, कृष्ण को क्या कहा है कि ये अधिक बुद्धिमान है, कारण उन्होंने गोपियों के लिए योग संदेश कहा है। तो व्यंग्य करते हुए ये बोला है ना कि ये अधिक बुद्धिमान हो रहे हैं जो उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजा है। तो मतलब कथन ए और आर दोनों सत्य हैं और रीजन अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन हमारा सी यानी कि तीसरा करेक्ट है। ओके, फिर यहाँ पे हमारा चौथा क्वेश्चन है, समुझी बात कहकर मधुकर के समाचार सब पाए। पंक्ति में मधुकर किसका प्रतीक है। तो बच्चों समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, तो इसमें जो मधुकर शब्द है बच्चों वो बेसिकली किसका प्रतीक है। तो समुझी बात कहत मधुकर के, मधुकर यहाँ पे बताया गया उद्भव के। तो उद्भव जब योग का संदेश लेके आते हैं तो उनकी बात को ये यहाँ पे कहते हैं क्या, मधुकर। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, यहां पे दिया गया है हमारा, पहले के लोगों की कौन कौन सी विशेषताएं गोपियों ने बताई हैं। तो पहले के लोगों की विशेषताएं बताई हैं कि पहले के लोग स्वभाव से भले होते थे, सीधे होते थे। पहले के लोग सहायता के लिए किसी की भी तत्पर रहते थे। तो दूसरा और तीसरा यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। यस सर जी, यहां तक तो आ गया है समझ। ओके ओके, वेरी गुड। अब देखो, अब हम डिस्कशन करेंगे अगले क्वेश्चंस को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10th कि निर्धारित कविताओं के आधार पे निम्नलिखित 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब जो आपकी कविताएं थी ना बच्चों, कविताएं, इससे संबंधित अब हमारे प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इन कविताओं से संबंधित। तो अब हम इन कविताओं के बारे में देखेंगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। आओ देखो, संगीत के अतिरिक्त 2 ऐसे क्षेत्रों का वर्णन कीजिए जहां आपको संगतकार जैसे व्यक्ति दिखाई देते हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है कि खेल में जीत का श्रेय जाता है कैप्टन को। अगर खिलाड़ी जीतता है तो खेल में जीत का श्रेय किसको जाता है, कैप्टन को। विजेता बनने के बाद कई खिलाड़ियों का योगदान होता है। ठीक है, खेल में जब जीत होती है तो किसको बेसिकली ज्यादा श्रेय जाता है, कैप्टन को जाता है। लेकिन जीत में असलियत किसकी, कौन असलियत से जीतता है, जो उनकी टीम होती है, खिलाड़ी जो होते हैं। इसी प्रकार से चुनाव में जीत केवल उम्मीदवार की होती है, लेकिन सारा काम पर्दे के पीछे से उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो करते हैं, है ना। तो संगीत के अलावा ऐसे 2 क्षेत्र हैं जहां पे संगतकार जैसे व्यक्ति दिखाई देते हैं। अब जैसे आपके लिए मैं संगतकार हूं, ठीक है, आपके लिए मैं संगतकार हूं क्योंकि आपके एग्जाम में अच्छे नंबर को दिलाने के लिए हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं, आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, आपको हम लाइव करवा रहे हैं, सैंपल पेपर करवा रहे हैं, PYQs भी करवा रहे हैं। तो हम नंबर आपके अच्छे आएंगे, लेकिन हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं इस वजह से, आपकी तैयारी अच्छी हो रही है, आप पढ़ रहे हैं अपने से, इस वजह से, है ना, ये चीजें। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, नागार्जुन के द्वारा फसलों को हाथों के स्पर्श की गरिमा कहकर
संबोधित करना कितना सही है? तो बच्चों ध्यान से देखो, नागार्जुन जी कहते हैं कि फसलों के निर्माण में ना मानव श्रम की बहुत ही अहम भूमिका होती है। हाथों के स्पर्श की गर्मियां बहुत है, क्योंकि किसान के श्रम में केवल शामिल प्रेम और स्नेह ही परिचायक है। अर्थात हाथों के स्पर्श की गरिमा, इस क्वेश्चन को आपको मैंने वैसे बताया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, एक कविता है आपकी, अभी आपको मैं बताता हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, यही होना चाहिए कहीं। हम्म 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 हम्म, ये तो मिट्टी के गुणधर्म हो गए। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, मिट्टी के, अच्छा परिभाषित करेंगे। वेल सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे समझ लो कि एक किसान के हाथों के स्पर्श से ही जो फसल होती है वो अच्छी बनती है। अगर वो फसलों में अच्छे अच्छे जो रासायनिक उर्वरक हैं या जैविक खाद वगैरह है उसको ना डाले, सही पे सिंचाई ना दे, तो फसल खराब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखो आगे। हाँ, उत्साह कविता में उत्साह शब्द का प्रयोग नहीं मिलता, फिर भी कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हमने पहले ही आपको बता रखा है, आप ध्यान से देखो। इस कविता का नाम उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें कवि ने बादलों की गरज को एक नई चेतना, एक नए जोश का प्रतीक माना है। कविता में ओज और प्रेरणा का भाव भरा हुआ है, जो लोगों को निष्क्रियता से निकालकर कर्म और क्रांति की ओर प्रेरित करता है। कवि की भाषा और भावों में जो ऊर्जा है वह उत्साह को पूरी तरह से सार्थक बना देते हैं, इस वजह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्मृति को पाथे बनाने से कवि का क्या आशय है? तो पाथे यात्रा में यात्री का सहारा होता है। स्मृति इसी प्रकार कवि के लिए जीवन यात्रा का सहारा है। बस आप इतना तो आंसर लिखोगे नहीं, है ना, तो इसे हमें बड़ा करके लिखना पड़ेगा। तो आ जाओ बच्चों, इसको बड़ा करके लिखते हैं आंसर को। ये हमारा आत्मकथ्य जो कविता है ना उसमें मिलेगा हमको, है ना। ये देखो सिंपल सा, देखो एक चीज समझो, जब भी कोई पथिक यानी कि यात्री अपने मार्ग पे आगे बढ़ने की इच्छा खो देता है, तब उसे पाथे ही ऊर्जा देता है कि वो फिर से चल सके। ठीक वैसे ही कभी भी अप कवि जो है, पोएटर, ठीक है, पोएटिस्ट, इनके जीवन में एक मोड़ आता है जहां उसे आगे बढ़ने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है। इसीलिए वह अपने अतीत की कुछ मधुर और सुखद स्मृतियों को ही जीवन यात्रा का पाथे बनाना चाहता है। उन्हीं यादों का आधार बनाकर वह आगे की शेष जिंदगी को जीने की प्रेरणा जुटाना चाहता है। उन्हीं को संबल बनाकर दुखों से उबरने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये ऑप्शन होगा। चलो जी आगे बढ़ेंगे अब हम। अच्छा आगे क्या जाएंगे, अब तो हमारा अगला वाला चैप्टर आएगा। ठीक है, चैप्टर इन द सेंस अगली किताब के जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, पूरक पाठ्य पुस्तक जो है इससे 3 प्रश्न पूछेंगे, 2 के उत्तर लिखिए। जैसे सबसे पहला, साना साना हाथ जोड़ी में लेखिका ने पहाड़ी औरतों और आदिवासी औरतों, इनके बीच में क्या समानता महसूस की है? तो लेखिका कहती हैं पहाड़ी औरतों के हाथ में कुदाल, हथौड़े, भरपूर ताकत से पत्थरों पर चोट मारना, ठीक है, पीठ पर बंधी डोंगों में उनकी बच्चे भी बंधे होते थे। ठीक है, इसके अलावा फिर वो कहती हैं पलामू और गुमाल के जंगलों में आदिवासी युवतियां पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती थी। तो क्या समानता मिली उन्हें पहाड़ी औरतों और आदिवासी औरतों के बीच में? सबसे पहला, जहां एक तरफ पहाड़ी औरतों के हाथ में कुदाल होता है, हथौड़ा होता है और उनके शरीर में भरपूर ताकत होती है और वो पत्तों पे चोट कर रही होती हैं, पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे बंधे होते हैं, है ना, आपने देखी होगी मूवीज में ऐसे ही। तो पलामू और गुमाला के जंगलों में भी जो आदिवासी युवतियां होती हैं, ठीक वो भी इसी तरीके से अपने पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांध कर रखती हैं और पत्तों की तलाश में इधर उधर वन वन घूमती रहती हैं, है ना, वन वन जाती रहती है इस तरीके से। ओके, फिर आता है सेकंड क्वेश्चन,
माता का अंचल पाठ में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना भूल जाता है। आपके विचार से इसका क्या है? सिंपल सी बात है बच्चों, खेल में रुचि रखने के कारण भोलानाथ साथियों के सामने आते ही रोने या सिसकने से हीनता का बोध होना, अर्थात वो रोना या सिसकना भूल जाता है, क्योंकि अगर वो रोएगा सिसकेगा तो फिर वो खिलाएंगे नहीं। रोते हुए साथी के साथ में कोई नहीं खेलना चाहता। मित्रों से मिलने की खुशी और उत्सुकता, मित्रों के द्वारा चढ़ाने का डर, बाल सुलभ स्वभाव के कारण इत्यादि की वजह से वो मित्र को देखकर बेसिकली क्या बोला गया यहाँ पे, सिसकना भूल जाता है, रोना भूल जाता है और जाके खेलने लगता है। ठीक है, अगला, लेखक ने स्वयं को हिरोशिमा विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह अनुभव किया है? तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है बच्चों। मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले जब आपका लाइव सेशन लिया था तब आपको करवाया था, है ना? कैसे, देखो कहाँ गया हमारा, देखो, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और कैसे माना? तो देखो, लेखक ने हिरोशिमा के बम विस्फोट के बारे में पहले सिर्फ अखबार पुस्तकों में पढ़ा था, लेकिन जब वो जापान की यात्रा पे गया और हिरोशिमा के उस स्थान पे गया जहां ये भीषण त्रासदी घटी थी सेंटर में, तो उसका अनुभव गहराई से बदल गया। उसने एक अस्पताल में उन लोगों को देखा जो आज भी उस भयावह विस्फोट के कारण उस प्रभाव से पीड़ित हैं। लेकिन जब वह उस स्थान पर पहुंचा जहां एक विशाल पत्थर पर किसी व्यक्ति की छाया को उकेरे हुए उसने देखा, जो शायद विस्फोट के समय वहीं खड़ा रहा होगा और रेडियो धर्मी विकिरण से भाप बनकर विलीन हो गया, तब लेखक की संवेदना पूरी तरह जाग उठी। ये वही क्षण था जब उसे लगा कि वह इस त्रासदी का सिर्फ दर्शक नहीं रहा बल्कि उस पीड़ा का हिस्सा बन गया है, यानी वह स्वयं भी उसका अब भोक्ता बन चुका है। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ओके, आई होप अब आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा बच्चों अच्छे तरीके से। ओके, हाँ जी सर, आ गया समझ में, वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी आगे बढ़ते हैं, और अब बेसिकली हम अपना अगला सेक्शन शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे जितने भी आप लोग इस लाइव सेशन में ज्वाइन हो, जल्दी से मुझे बताओ, क्या आपको खंड नंबर घ यानी कि सेक्शन नंबर डी जो है रचनात्मक लेखन, आप ये समझने के लिए तैयार हो? अगर हाँ तो जल्दी से बोलो यस सर, फिर हम आपको अपने द्वारा बनाए गए इस PYQ के रचनात्मक लेखन वाले पार्ट को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चों, फिर शुरू करेंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर, जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है कि संदेश करो और विज्ञापन वाला, इसमें से मैं सिर्फ विज्ञापन कर दूं तो कुछ कटेगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं। जब आपको अथवा करके दिया ही हुआ है तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप या तो विज्ञापन कर दो या तो आप संदेश कर दो। और जहां तक मुझे लगता है आपके लिए संदेश लेखन ज़्यादा ईजी रहेगा। विज्ञापन लेखन में आपको एक दो स्लोगन लिखने होंगे, ठीक है, उसके अंदर एक आधी ड्राइंग वगैरह बनानी होगी छोटी मोटी, लेकिन संदेश बहुत आसान रहेगा। 4-5 लाइन लिखो, एक छोटा सा वो लिख दो, बस हो गया आपका आंसर ऐसे करके, है ना? हाँ जी सर, ये तरीका बढ़िया है। ओके, हाँ जी सर तैयार है, तो चलो अब हम भी तैयार हो जाते हैं। ठीक है, देखो, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इस पेपर का हमारा जो खंड नंबर घ है रचनात्मक लेखन का, वो यहाँ से शुरू होता है। निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। टॉपिक विद्यार्थी जीवन, इसके संकेत बिंदु हैं। टॉपिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, धरती का रक्षा कवच ओजोन, है ना? ये वो टॉपिक है जो PYQ में आ रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया है विद्यार्थी जीवन, भावी जीवन की नींद, मैंने लिखा है मानव जीवन का सबसे सुनहरा और महत्वपूर्ण दौर होता है विद्यार्थी जीवन। ये वह समय है जब व्यक्ति के चरित्र और भविष्य की नींव रखी जाती है। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी को कुम्हार कोई भी आकार दे सकता है, वैसे ही विद्यार्थी का मन भी कोमल होता है। हालांकि आज के दौर में विद्यार्थी जीवन की समस्याएं भी बहुत बढ़ चुकी हैं। बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, पढ़ाई का बोझ और सोशल मीडिया का भटकाव छात्रों को तनावग्रस्त कर रहा है।
ऐसे में लक्ष्य निर्धारण की आवश्यकता सबसे अधिक है। बिना लक्ष्य के विद्यार्थी उस नाव की तरह है जिसे पता ही नहीं आखिर जाना कहाँ है। एक बार लक्ष्य तय हो जाए तो ऊर्जा सही दिशा में लगती है। विद्यार्थी जीवन के कर्तव्य केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं, बल्कि अनुशासन, बड़ों का सम्मान, समय का दुरुपयोग यहाँ भी जरूरी है। अंततः जो विद्यार्थी इस समय का दुरुपयोग कर लेता है, सफलता जीवन भर उसके कदमों में, या फिर सफलता उसको मिलती ही ऐसे करके। ठीक है। दूसरा टॉपिक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुविधा या चुनौती। तो इसके ऊपर एक अनुच्छेद मैंने लिखा हुआ है। एक और टॉपिक है धरती का रक्षा कवच यानी कि ओजोन परत, इसके भी ऊपर लिख रखा है। जैसे हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन यानी कि O3 की एक परत पाई जाती है। ओजोन से अभिप्राय उस सुरक्षात्मक आवरण से हमारे वायुमंडल में जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने से रोकती है। यह परत मानव जीवन के लिए वरदान है क्योंकि यह सूर्य की खतरनाक परावैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है। यदि वे किरणें सीधी धरती पर आए तो त्वचा कैंसर, आंखों की बीमारियां, फसलों का विनाश होना निश्चित है। और भी छोटी मोटी बातें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये तो क्वेश्चन पूरा हुआ। अब जो जरूरी क्वेश्चन हैं आपके लिए समझना, उनको देख लेते हैं। तो वो बच्चों है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 से। आपका नाम वंशिका या वंश है। खाद्य वस्तुओं में मिलावट के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए आज की खबर समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखो। इसको संपादक को। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखो, आप लिखिएंगे अपना एड्रेस कम से कम 2 या 3 लाइन में। ठीक है। अपना यानी कि आप इसे कह लो सेंडर एड्रेस, जो लेटर को भेज रहा है भेजने वाले का पता। ठीक है। इस बीच में यहाँ पे आपको दिनांक लिख देनी है। दिनांक लिखना मैं भूल गया यहाँ पे आपको दिनांक लिख देनी है, पूरी की पूरी दिनांक। जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो 15 दिसंबर। ठीक है। आप यहाँ पे दिनांक लिख सकते हो 15 दिसंबर इस तरीके से। ठीक है। दिनांक यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, या फिर जिस दिन का एग्जाम है आपका उसी दिन की दिनांक लिख दो, सिंपल रहेगा, है ना। इस तरीके से फिर लिखोगे रिसीवर एड्रेस। रिसीवर यानी कि जिसे भेज रहे हो, जिसे मिलेगा, जो प्राप्त करता है। तो प्राप्त करता है संपादक महोदय, जो भी, जैसे आज की खबर क्वेश्चन बोला गया तो आज की खबर लिख दो, है ना, नई दिल्ली, इस तरीके से। विषय क्या है हमारा, खाद्य वस्तुओं में बढ़ती मिलावट की समस्या हेतु। अब लिखेंगे कैसे, तो मैंने लिखा मान्यवर, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से सरकार और प्रशासन का ध्यान खाद्य पदार्थों में मिलावट की गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। आज बाजार में शुद्ध खाद्य सामग्री मिलना दुर्लभ हो गया है। मुनाफे के लालच में व्यापारी दूध, घी, मसालों और मिठाइयों में हानिकारक रसायन मिला रहे हैं। ये मिलावट आम जनता के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ है। इससे कैंसर, लीवर, पेट की गंभीर बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। ये केवल धोखाधड़ी नहीं बल्कि एक अपराध है, अपराध। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मुद्दे को अपने पत्र में प्रमुखता से छापें। प्रशासन को चाहिए कि खाद्य सुरक्षा विभाग नियमित रूप से छापे मारे और दोषियों के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करे ताकि लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। आपकी तत्परता और सहयोग के लिए आपका आभारी। धन्यवाद। भवदीय वंशिका, मोबाइल नंबर और आपकी जगह का नाम। ठीक है। इस तरीके से आपने छोटी छोटी जो चीजें हैं वो यहां पे आपने मेंशन कर दी इजीली। ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अब आप यहां पे अच्छे से समझ सकते हैं सारी की सारी चीजें। अब यहीं पे दूसरा टॉपिक क्या है बच्चों, दूसरा है कि आपका नाम फिर से वंशिका वंश है। अपनी बहन को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI दिल्ली में प्रवेश मिलने की बधाई देते हुए पत्र भेजो। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे पत्र, सबसे पहले आप लिखेंगे अपनी जगह का नाम, जैसे मैंने लिख दिया परीक्षा भवन, काका रोड, नई दिल्ली। प्रिय बहन, सदा खुश रहो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, आपकी बहन, मान लेते हैं आप बड़ी बहन हो और आपको छोटी बहन को लिखना है। आज सुबह सुबह ना पिताजी का मुझे पत्र मिला जिसमें ये शुभ समाचार प्राप्त हुआ कि तुम्हारा चयन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ITI में दिल्ली में हो गया है। ये जानकर मेरा मन गर्व और खुशी से भर गया। ये न केवल तुम्हारी जीत बल्कि हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। मैं जानता हूं या जानती हूं कि तुम पिछले 2 वर्षों से कितनी कठिन तपस्या की है तुमने। जब बाकी बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे तुम अपनी किताबों में खोई रहती थी। आज तुम्हारी उसी मेहनत का फल मिला है।
ITI में प्रवेश मिलना तुम्हारे सुनहरे भविष्य की पहली सीढ़ी है। मुझे पूरा विश्वास है मेरी बहन कि तुम वहां से एक बेहतरीन इंजीनियर बनकर निकलोगे और देश की प्रगति में योगदान दोगे। घर आने पर हम सब मिलकर इस सफलता का जश्न मनाएंगे। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन वंशिका, और यहाँ पे डेट। ठीक है, इस तरीके से आपने ये दोनों ही चीजों को यहाँ पे लिख दिया अच्छे तरीके से। ओके, चलो आगे देखते हैं अगले टॉपिक को। सर अगला टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला जो आपका टॉपिक है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहा गया है? आपका नाम अवंतिका या जॉर्ज है। बचत बैंक में प्रबंधक के पद के लिए रिक्तियां खाली हैं, निकली हैं बेसिकली। आप उक्त पद की योग्यता यानी कि वाणिज्य में स्नातक बीकॉम को धारण करते हैं। उक्त बैंक में मुख्य प्रबंधक को आवेदन हेतु लगभग 80 शब्दों में संक्षिप्त स्ववृत्त लिखिए। अब स्ववृत्त में लिखते समय क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, बड़े ध्यान से समझ लो। जब आप स्ववृत्त लिखो बच्चों, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो। स्ववृत्त को आप 3 पार्ट में डिवाइड करो। कौन कौन से? सबसे पहला डिवाइडेशन होगा स्ववृत्त इस तरीके से, आपको 11 इंफॉर्मेशन लिखनी है। कितनी? 11 इंफॉर्मेशन। आपको आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल नंबर, क्या भाषाएं आती हैं, राष्ट्रीयता और कार्य का अनुभव क्या है। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर आता है दूसरा पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में देखो, वैसे देख लो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नाम है जॉर्ज, पिता का नाम है रामवीर सिंह, माता का नाम है सुशील देवी, जन्म तिथि है 25/9/95 और वर्तमान पता ये लिख दिया मैंने, स्थायी ये लिख दिया, नंबर ये हो गया, ईमेल ये हो गई, भाषा ये आती है, राष्ट्रीय भारतीय, कार्य अनुभव ये है। अब आता है दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट के अंदर जो है आपने, अरे रुक जा भाई, हटाओ इसको। दूसरा जो पार्ट है ना, इसमें आप लिखोगे शैक्षिक योग्यताएं। अब जैसे ज्यादातर क्वेश्चन में ना शैक्षिक योग्यता दी नहीं रहती हैं, बस यहाँ पे दे दिया PYQ में। क्या दीजिए? वाणिज्य में स्नातक किया है या बीकॉम किया आपने। ठीक है, तो देखो 10वीं 12वीं, 10वीं और 12वीं ये तो आप हर एक टॉपिक के लिए सेम सेम लिख दोगे, है ना। अब जैसे स्नातक बोला गया है, स्नातक किसमें किया है आपने? वाणिज्य में। तो आप क्या करोगे? स्नातक लिख के इस तरीके से BHU से इन विषयों की जगह आप लिख दोगे वाणिज्य, 89%। फिर B.Ed किया है हमने इसी सब्जेक्ट में, वाणिज्य में। फिर हमने MA किया, ठीक है, या फिर कह लीजिए जो भी है M.Com जो भी आता है वो सब किया है ना, इस तरीके से। तो ये हो गई हमारी दूसरी विशेषता। अब आओ तीसरे वाले पे। तीसरी जो विशेषता है, तीसरा जो स्टेप है, उसके अंदर आपको छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि आपकी अन्य योग्यताएं क्या हैं, कंप्यूटर का ज्ञान है, ये सब है। उपलब्धियां क्या हैं आपकी? तो भाषण प्रतियोगिता प्रथम पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। अभिरुचियां क्या हैं? ये सारी अभिरुचियां हैं मेरी, और मैं ये प्रमाणित करता हूं कि मेरे द्वारा उपरोक्त सभी सूचनाएं सत्य एवं पूर्ण है। स्थान, दिनांक और आपका यहाँ पे नाम। हस्ताक्षर की जगह आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, हस्ताक्षर की जगह क्या करना है? आपको अपना नाम लिखना है इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन भी। जी सर, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया। अब इसी का ना आपको अथवा वाला समझाते हैं। अच्छा, एक बार पहले मुझे तो बताओ भाई, आप लोग, आप मुझे पहले बताओ, आपको स्ववृत्त लेखन समझ में आ गया? 3 स्टेप्स में कैसे इसे डिवाइड करना है और कैसे लिखना है आपको, सारी चीजें बताओ बच्चों। स्ववृत्त लेखन आ गया आपको समझ में जल्दी से? जिस भी बच्चे ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन एंड होने से पहले मिनिमम 100 लाइक हमें पूरे करने हैं। तो जिसने भी लाइक नहीं किया बच्चों, सारे बच्चे इस सेशन को, इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, जिसने भी नहीं किया है। ओके जी सर, ओके कर दिया है हमने, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ जी सर, कर दिया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। यस सर, आ गया है समझ में। सर ये जो 100 से 120 में लिखने आता है, तो अपनी बातों को बढ़ाकर कैसे लिखें? बातों को बढ़ाकर, अरे सिंपल सा एक रूल है ना, कि आपका जो भी टॉपिक है, ठीक है, जो भी टॉपिक है आपको उसके बारे में ज़्यादा नहीं, 4 5 या 6 लाइनें ही तो लिखनी है। अब इतनी लाइन भी आप 10वीं भी आके नहीं लिख पाओगे क्या किसी भी टॉपिक पर?
जैसे आपको ये टॉपिक दे दिया गया था एग्जाम्पल के लिए, मान लो जो खाद्य वस्तु में बढ़ती मिलावट की समस्या है ना, इसको लेके लेटर लिखना था। तो इसमें क्या करो आप, सबसे पहले तो बता दो आपकी समस्या क्या है, इस समस्या से क्या परेशानियां हो रही हैं, इसको कैसे सुलझाया जा सकता है। अब ये खुद ही अलग से 6-7 लाइन में बन जाएगा आपका, तो है ना। अगर आप समस्या को बताओगे क्या है, क्या परेशानियां हो रही हैं, उपाय क्या है इसको सुलझाने के, आग्रह क्या करोगे, ऐसे करके, तो ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए फिर। हाँ जी, चलो एक बच्चा है, सर मैं लेट हो गई, कोई बात नहीं, जहाँ पे हो वहीं से देखना शुरू करो, फिर बाद में देख लेना। चलो अब इसी का ना सेकंड वाला पार्ट समझो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड वाले पार्ट में कि आपका नाम फिर से अवंतिका जॉर्ज है, आपका स्टेट बैंक में एक बचत खाता चल रहा है, लेकिन आपके पास चेकबुक नहीं है। तो चेकबुक के आवेदन करने के लिए बैंक के मैनेजर को आपको एक ईमेल डालना है, ईमेल लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, प्रेषक कौन है, अवंतिका 123 और इस तरीके से ईमेल gmail.com। प्रेषकी कौन है, ब्रांच मैनेजर ABCD SBI@sbi.co.in। विषय हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तकें मंगाने हेतु। तो लिखा हमने, आदरणीय बैंक अधिकारी महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मेरा आपके बैंक स्टेट बैंक की शाखा में एक बचत खाता है जिसकी खाता संख्या ये है। मुझे अपने व्यापारिक लेन देन और फीस भुगतान के लिए चेक बुक की अत्यंत आवश्यकता है, जो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। अतः आपसे अनुरोध है कि मेरे खाते के लिए 50 पन्नों वाली चेकबुक शीघ्र अतिशीघ्र जारी करने की कृपा करें। मैंने आवश्यक प्रपत्र इस ईमेल के साथ संलग्न कर दिए, अटैच कर दिए हैं, ठीक है। फिर बोल देंगे यहाँ पे, सहयोग के लिए धन्यवाद भवदीय अवंतिका, खाता धारक जनकपुरी दिल्ली, और नीचे यहाँ पे डेट आ जाएगी, डेट लिखना मैं भूल गया, यहाँ पे डेट आ जाएगी सबसे नीचे में, ठीक है। सबसे नीचे में क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बच्चों, एक डेट आ जाएगी, ओके। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, बहुत ही इजीली तरीके से। आई होप आपको यहाँ पे अच्छे समझ में आ गया होगा बच्चों। तो सारे बच्चे एक बार मुझे बताओ, क्या अब आपको यहाँ पे ईमेल लेखन आ गया समझ में, ईमेल लेखन आया समझ बच्चों, जल्दी से बताओ। जिसने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, सारे बच्चे लाइक जरूर कर देना। हाँ जी सर समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, ठीक है। अगला टॉपिक जैसे कि ये रहेगा हमारा, यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके भाई ने यूट्यूब पर ऑनलाइन कोचिंग देने के लिए एक चैनल खोला। मान लीजिए मैं ही आपका भाई हूँ, मैंने ही यूट्यूब चैनल खोला ऑनलाइन कोचिंग के लिए, और कोचिंग के प्रचार के लिए 40 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। तो आप मेरे लिए एक क्या तैयार करोगे, एक एडवर्टीजमेंट तैयार करना है, ठीक है। तो बच्चों एडवर्टीजमेंट तैयार करने के लिए सिंपल से क्या करना है, एक आपको ये बॉक्स इस तरीके से बनाना है, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपने यहाँ पे यूट्यूब का लोगो बना दिया, इसमें लिख दिया यूट्यूब, ठीक है। आपने लिखा नई कोचिंग खुली, या फिर जो भी कुछ इंटरेस्टिंग स्लोगन हो वो लिख दिया है आपने, ठीक है। की पॉइंट्स आपने छोटे छोटे लिख दिए, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आप वहाँ पे पढ़ाओगे, कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितना % डिस्काउंट चल रहा है ना। इस तरीके से आप एक अपना एडवर्टीजमेंट बना दोगे। अब जैसे एक टॉपिक है, आपके मित्र का जन्मदिन है, तो उसे बधाई देते हुए संदेश लिखो। मैंने बोला था ना संदेश लेखन बहुत आसान होता है। जैसे कि मित्र है तो मैंने लिखा संदेश, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, कुछ इस तरीके से मैंने बोला, है ना। फिर डेट लिखी 15 दिसंबर सुबह 8 बजे, प्रिय मित्र जन्मदिन मुबारक हो। दोस्ती का रिश्ता सबसे खास होता है, क्योंकि सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आए। भगवान करे तुम्हारा ये साल खुशियों से भरा रहे, जीवन में खूब तरक्की करो, मुस्कुराते रहो, महकते रहो। पार्टी तो बनती है, आज तो बर्थडे है ना। इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट होगा। तो यहाँ पे फिर लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे और ये हो जाएगा, है ना। विज्ञापन का एक आपको मैं दिखा देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे नई दुकान का उद्घाटन का विज्ञापन है, तो लिखा नई दुकान का उद्घाटन। फैशन आपका स्टाइल हमारा, हर उम्र हर शैली के लिए फैशनेबल और गुणवत्तापूर्ण कपड़े हैं। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों के लिए साज सज्जे संग्रह है। नई नई डिजाइन है, शानदार रंग है,
आरामदायक सामग्री है। बिग सेल 10% ऑफ 10% ऑफ। नई शैली बेहतरीन रंग विशेष ऑफर। उद्घाटन सप्ताह में सभी कपड़ों पर 10% की छूट। आपका स्वागत है, आइए हमारे कपड़ों की गुणवत्ता और स्टाइल का आनंद लें। हर कपड़ा आपकी पसंद के अनुसार का। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। आपको एक क्या बोलते हैं एडवर्टीजमेंट ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये कॉन्सेप्ट अब हमारे यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा पूरा हो जाता है, ये पेपर भी पूरा हो जाता है और इस तरीके से हमारा ये सेशन पूरा हो गया। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप सभी ने मेरे साथ मिलकर आज के इस 1 घंटे के सेशन के अंदर क्लास 10th के अपने हिंदी के बोर्ड के एग्जाम के लिए यानी कि 2 मार्च 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट जो PYQ है बच्चों वो यहाँ पे अच्छे से सॉल्व कर लिया है। और आशा करता हूं कि इस 1 घंटे के अंदर जो भी क्वेश्चन आपने देखे हैं डेफिनेटली इससे आपको आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिली होगी। एक बार ना आप सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या वाकई में इस वीडियो से आपको राहत मिली है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हुई है। अगर हाँ तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए बच्चों, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आपकी राय। और बाकी पता है क्या है, अभी जैसे ये वीडियो खत्म हो गई ना उसके बाद जिस दिन आपका पेपर है उसके 1 दिन पहले हम आपको कम से कम 4 से 5 सैंपल पेपर करवाएंगे। जी हाँ बच्चों, 1-2 नहीं 4 से 5 सैंपल पेपर, और वो भी लाइव आके, जिससे कि आपके कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सको उस चीज को। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी मिलते हैं बच्चों आपसे अगले सेशन में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बच्चों, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना, जैसे ही आपके लिए हम लाइव आएंगे वीडियो लाएंगे तो आपको वो मिल सके। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।